नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं अन्नदाता पर आए संकट की। दरअसल अन्न का संकट तो किसान दूर करता है, लेकिन अन्न पैदा करने के लिए भी किसान संकट में है। जब अन्न पैदा होता है तो उस कीमत को लेकर संकट पैदा होता है। लेकिन अभी तो ये कि अगर खेत में फसल ठीक से नहीं उपजी तो फिर अगला संकट देश में खाद्यान्न का होगा। और इसमें गेहूं की कमी के साथ साथ दलहनों की कमी भी होगी, क्योंकि अब जो फसल हो रही है रबी की, उसमें गेहूं के साथ चना, मसूर और हम मटर की बात करें, इसकी बोनी होती है, अलसी की बोनी होती है। अगर ये कम पैदा होगी तो फिर देश में अगले साल खाद्यान्न का संकट भी पैदा होगा। तो मुद्दे की बात है कि अगर खाद नहीं मिला, डीएपी नहीं मिली, यूरिया नहीं मिला, तो किसान के यहाँ पैदावार कम होगी और फिर बाजार में संकट पैदा होगा और फिर ये बहुत सारी दिक्कतों की वजह बनेगा। महंगाई बढ़ेगी, आंदोलन होंगे और देश में अराजकता का माहौल भी हो सकता है। कह सकते हैं कि ये तिल है और हम इसको ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। अन्नदाता को खाद का संकट, चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना क्या कहते हैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बातचीत। वो तो कुछ तो भी कहे, कई एमएसपी की बात करते हैं तो अब खाद की बात कर रहे हैं। और जबकि खाद की मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रदेश की जनता को और कांग्रेस के मित्रों को कि खाद की किस जिले में कहाँ कौन सी तहसील में कमी है वो आप मुझे बता दें, मैं उनके घर पे भिजवा दूंगा, तहसील में भिजवा दूंगा। अब बगैर बात है किसान को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये बात तो मुझे शोभा नहीं। आज किसान एमएसपी को लेकर परेशान है। इन्होंने ही बात करी थी गेहूं खरीदी की, इन्होंने ही बात करी थी धान खरीदी की। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर एक साल में जनता के भरोसे खरी नहीं उतर पाई। सरकार उस श्वेत पत्र में क्या वादे पूरे किए ये बताएं। जो अपने उनके घोषणा पत्र थे, जो वादे थे, वो पूरे नहीं कर पा। तो दावे प्रतिदावे तो होते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर किसान के सामने दिक्कत है। और जहाँ तक तहसीलों की बात है तो मुझे लगता है कि मंत्री जी के कहने पर कई भाजपा के नेता उनको बता देंगे कि संकट की स्थिति क्या है। मैं चर्चा की शुरुआत में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री देश के शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र में, हालांकि अब वहाँ से रमाकांत भार्गव भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक हैं, बुधनी तहसील में ही खाद का संकट है। और शिवराज सिंह चौहान के गांव से 1 किलोमीटर दूर, बल्कि उनके गांव में भी अगर बात की जाएगी तो वहाँ भी सहकारी समितियों में खाद और उसका डीएपी यूरिया का संकट है। बाजार में 1800 रुपये कुंटल डीएपी मिल रहा है और यूरिया मिल रहा है करीब 350 रुपये कुंटल, लेकिन सहकारी समितियों से गायब है। तो एक बात इसमें और जोड़ूंगा मैं कि असल मुद्दा तो ये कोऑपरेटिव का है, सहकारी विभाग का है। कृषि तो इसलिए बीच में क्योंकि वो किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अदल सिंह कंसाना के बजाय इसमें विश्वास सारंग की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर हम बात करेंगे। चर्चा में जुड़ गए किसान नेता स्काइप पे हमारे साथ केदार शंकर सिरोही जी, टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं रमेश सिंह जी, ग्रामीण परिवेश के जानकार, और स्टूडियो में मौजूद है हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो की बात करने जा रहा हूँ। रमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्व मुख्यमंत्री का इलाका है, वर्तमान में बीजेपी विधायक वहाँ जीते हैं 14,000 लगभग वोटों से। अगर वहाँ की मैंने कहते हैं ना, हांडी के एक चावल की तरह टेस्ट करें तो बुधनी के गांव अगर खाद के संकट से ग्रस्त हैं तो मध्य प्रदेश की स्थिति का अंदाजा हम सहज ही लगा सकते हैं। सिंह साहब, पहले आपकी बात और फिर मैं आऊँगा केदार जी की तरफ। भाई साहब, इस समय स्थिति है, कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि कहीं कमी नहीं है और उन्हें उनके घर पे भिजवा दूं। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। शिवराज जी के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, यहाँ ग्राउंड जीरो पे। इस समय गंभीर संकट है डीएपी का। डीएपी देखने को नहीं मिल रहा। किसानों की जो बीजेपी के नेता है उन्हें नहीं मिल रहा। कोई राजनीतिक अप्रोच से अगर उनकी बोनी हो गई, बोनियां रुकी पड़ी, पलेवा पड़े हुए, उनको कहीं कोई पॉलिटिकल अप्रोच से थोड़ा बहुत मिल गया तो मिल गया। आम आदमी के लिए तो इतना संकट है कि बोनियां मुश्किल हो रही है। 1800 से 2000 रुपए क्विंटल प्राइवेट में मिल रहा है। और भाई साहब, मैं आपको बता दूं राघवेन जी कि वो भी नकली मिल रहा है। मतलब ओरिजिनल उसमें भी मिलावट। ये कंपनियां क्या कर रही है, निजी जो विक्रेता है,
ये लेके जहां से भी ले रहे हो ये, वहां से लेके उसको खोल के उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं और 1800 में दे रहे हैं, तो वो करीब उनको एक 2500-3000 रुपए के करीब पड़ जाता होगा। तो ये स्थिति ग्राउंड की है। सहकारी समितियां, अब जैसे कृषि मंत्री जी ने कहा कि कहीं कोई कमी नहीं है, तो सहकारी समितियों में किसी भी जिले में जाके देख लें, किसी भी गांव में जाके देख लें, डीएपी नदारत है। इसका इतना सबसे खास सवाल ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी लापरवाह क्यों है किसानों के प्रति। अब ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, मैंने अभी उड़ीसा हरियाणा की न्यूज पढ़ी थी, हरियाणा में भी ये स्थिति है। कहीं भी मतलब इसकी संपूर्ण आपूर्ति कहीं भी नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार की बात करूंगा मैं, तो इतनी लापरवाह है कि वो अपने किसी भी मतलब उनको किसी बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि आसन्न कोई चुनाव नहीं है और उनने बीजेपी ने तो अपने कुछ फार्मूले तय कर लिए हैं। उन फार्मूलों के आधार पर उनने देख लिया है कि ये वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस परिदृश्य से गायब है, तो उसका फायदा उठाते हुए उनने कुछ फार्मूले विकसित कर लिए, कुछ जातीय ध्रुवीकरण, कुछ धार्मिक ध्रुवीकरण। पैसे का खेल इतना हो गया है कि एक एक विधानसभा चुनाव हम तो देखने वाले आंखों से 15-15, 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र में भी खबर आई थी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को खूब पैसे कमवा दो और चुनाव में उसको दिल से ग्राउंड पे फुकवा दो, कोई सरकारी योजनाएं दे दो, चुनाव जीत गया, भाड़ा में जाए किसान। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इसी पर फोकस करेंगे कि राजनीति में तो दाव पेच सब करते हैं, जो जिसके हाथ को चीज लगती है वो कसर नहीं छोड़ता, गांव की भाषा में कहें तो। इस समय जो सरकार में है उसके बारे में आपने बता ही दिया है, और ये भी बात सामने निकल कर आ रही कि कांग्रेस के नेता जो हैं, चाहे हम संगठन की बात करें, वो अभी बयानबाजी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अगर वो सड़क पर मौजूद होते तो सरकार और प्रशासन कम से कम सजग और सतर्क होता। अभी बात सिर्फ बयानबाजी तक है। अगर प्रतिपक्ष सड़क पर उतर आए तो फिर सरकार और उसका तंत्र भी सक्रिय हो जाता है। ये एक तरह से सरकार की निरंकुशता के पीछे जो विपक्ष है उसकी भी थोड़ी सी कमजोरी है। मैं आऊँगा केदार जी आपकी तरफ। ये मामला केवल विपक्ष का और सत्ता का नहीं है, ये जनमानस का मामला, क्योंकि अगर खेतों की पैदावार घटेगी तो फिर भारत में भूखमरी का संकट आएगा। अभी मैं ये बात कह रहा हूँ, भले ही किसी को शहरी लोगों को ये लगती हो अजीब सी, क्योंकि देश में कृषि उत्पादन का जो एक पैमाना है वो सैचुरेशन पर आ रहा है। खेत से आप कितना पैदा करेंगे, और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में खाद का संकट उस स्थिति को और भयावह बनाएगा। आपकी राय इसमें, सरकार को क्या करना चाहिए, प्रतिपक्ष को क्या करना चाहिए, और किसान क्या करे? क्या किसान इस तरफ लौटे कि अब वो गाय भैंस पाले और गोबर खाद खुद ही तैयार करे? क्योंकि ये जो संकट है वो बताता है कि अगर आप रासायनिक खाद पर निर्भर होंगे तो फिर आपकी ये निर्भरता साल साल बढ़ती जाएगी और संकट बढ़ेगा। अगर गौवंश की रक्षा हो गई तो शायद ये संकट थोड़ा सा घट जाए। गाय पालने से गोबर खाद मिलेगी और हम थोड़ा सा इसमें बेहतर हो जाएंगे। केदार जी, आपकी राय? जी, आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं। पहली बात तो हम लोगों को अपना अल्टरनेट थोड़ा सा तलाशना पड़ेगा, जिसमें ये जो भी जैविक खाद है जितना हम लोग अपने यहाँ कर सकते हैं, जो इंटरकल्चर क्रॉप है उसमें कर सकते हैं जी, ग्रीन मैन्योर लगा के हम लोग कर सकते हैं। इस तरह के करके हमारी सॉइल हेल्थ को हमको बरकरार रखना पड़ेगा। अगर देखिए आज की तारीख में जल, जंगल और जमीन तीनों पर बहुत बड़ा संकट है। पानी की स्थिति आप देख ही रहे हैं, 700-800 फीट नीचे चला गया है। जंगल कागजों में 32-30% दिख रहे हैं, 19% दिख रहे हैं, एक्चुअल है नहीं। जमीन का हेल्थ का जो स्थिति है वो भी ठीक ठाक अभी है नहीं। तो इन सब चीजों पे किसान को प्राइमरी लेवल पर काम करना चाहिए और सरकार को स्पेशल बजट इन लोगों के लिए निकालना चाहिए, तभी हम लोगों का ये चीज आ पाएगा। दूसरी बात जो अभी आपने कहा कि आजकल देखिए, बड़ी एक फ्रेंकली बता रहा हूं मैं, जी जी, किसान की सिर्फ इंस्टाग्राम पर बात होगी, फेसबुक पर बात होगी, जमीन पर लड़कर बात बहुत कम होती। ये हरियाणा, पंजाब में ही, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, वहां पर महाराष्ट्र का जो उधर गोवा साइड का इलाका है उधर मिलता है। मध्य प्रदेश में तो इसकी कमी है, नहीं तो सरकार पे और अच्छा दबाव बन सकता है किसानों का। अभी देखिए, सोयाबीन के लिए किसान निकले तो पहली बार इतिहास में सोयाबीन खरीदना पड़ा। तो ये चीजें जहां जितनी आवाज उठती है उतना उनको
सोचना पड़ता है। अब जो मैनेजमेंट की बात आ रही है, अभी मैं काफी दिन से देख रहा हूँ कि केदार जी गांव के लोग तो खूब अच्छे से जानते हैं कि जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो किसान अगर नहीं रोएगा, आपने सोयाबीन का उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण है कि अगर सोयाबीन के समय किसान सड़क पर नहीं उतरता तो शायद सरकार सोयाबीन की खरीदी भी नहीं करती। जी, तो वही चीजें जब तक जो हम लोग अपनी बातें नहीं रखेंगे, बातों का सही तरीके से नहीं करेंगे, तो ये रहेगा। दूसरी बात, सरकार को भी सीरियस होना चाहिए। देखिए, हम लोग ये हर बार ये सुनते आ रहे हैं कि 15 दिन का ट्रांजिट टाइम बढ़ चुका है। तो 2-3 महीने से तो हम लोग भी जब चर्चा कर रहे हैं, तो जब 15 दिन का ट्रांजिट टाइम बढ़ चुका है, तो उस ट्रांजिट टाइम को पहले आपको इंडेंट लगा देना था जिन भी कंट्री से आप खरीद रहे हो। दूसरी बात, इस बार 15 से 20 दिन बुआई लेट है सर। आपके यहाँ भी 15 दिन लेट चल रही होगी, क्योंकि बहुत लेट तक बारिश हुई है, उसके कारण क्रॉप खड़ी रही, तो वो टाइम मैनेज हो रहा है। अब सरकार का कहना है कि फर्टिलाइजर उपलब्ध है, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। सर 2-3 डीएम को हटा दो, जिनके जहां पर लाइन लग रही है वो डीएम को हटा दो, डीडीए को हटा दो, दूसरे दिन से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाएगी, क्योंकि वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ना सत्ता दल ले रहा है ना विपक्ष लेगा, तो प्रशासन भी नहीं लेगा, ना केदार जी किसान ले रहा। आपकी बात में मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ। दरअसल जो सहकारी समितियां हैं गांव में, जो जिनको सोसाइटी कहते हैं, वहां खाद आने के पहले किसानों को पर्चियां बंट जाती हैं। जिनके पास पर्चियां बंट गई है, खाद आने के बाद वो किसान भी पर्चियां लेकर जब पहुंचते हैं सोसाइटी, उनको खाद नहीं मिल रहा है और खुले बाजार में खाद पहुंच रहा है, वो भी सोसाइटी के जरिए। तो इसमें जो मामला है वो सोसाइटी के जो लोग हैं और व्यापारियों की मिलीभगत का है। उसमें वो बोरियों को खोलकर उसमें बजरी मिलाते हैं। आप गांव के लोग जानते हैं कि बजरी जो नदी किनारे की मोटी मिट्टी रेत होती है, उसको मिलाकर बेच रहे हैं। तो इसमें मिलावट भी हो रही है, नकली खाद भी आ रहा है और सोसाइटी का माल बाजार में बिक रहा है। तो ये अंधे को भी दिख रहा है और बहरे को भी सुनाई पड़ रहा है, लेकिन तंत्र को ये मुझे लगता है कि अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी सर, इसमें बहुत ही मिला जुला कार्यक्रम चल रहा है आज की तारीख में। इवन कंपनियां तक भी मिली हुई है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, ये अभी पिछले 2-4 साल से नया ट्रेंड चला है, वो भी जो ब्लैक मार्केटिंग होता है उसमें अपनी हिस्सेदारी लेने लगी है। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, नहीं तो उनके तो हर जगह अधिकारी कैसे 1800 रुपए में बिक जाएगा। बिल्कुल, उनकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू खराब हो रही है ना। उनका तो एक आदमी वहां पर बैठा है, फिर वो क्यों इस तरीके का काम कर रहा है। तो ये तमाम चीजों को लेके कोऑपरेटिव का, डीएम का, एसडीएम का, डीडीए का, इनका एक ज्वाइंट वेंचर है, वो काम करता है और वो बांटता है। बिल्कुल। मैं केदार जी, दूसरी बात, मैं रुकूंगा आपको हमारे साथ। एक छोटा सा और है जी, ये जो आपने मिक्स का कहा है सर, सिंगल सुपर फास्फेट को 50% मिला के किया जा रहा है, जिससे बहुत बड़ा कालाबाजारी हो रहा है। ये सबसे बड़ा मेन कारण। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सिवनी से, भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। क्या हालत है ग्राउंड जीरो पर? हाँ जी बिल्कुल रामन जी, मैं बता दूं, जिस तरह से सिवनी जिला की बात करी जाए तो सिवनी किसान प्रधान जो है जिला कहलाता है। लगातार यहाँ पे किसानी पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। और अगर खाद की बात करी जाए तो यहाँ पर जो सरकारी खाद शासन से मुहैया कराई जाती है वो अधिकांश रूप से बहुत कम होती है, जिस वजह से यहाँ पे ब्लैक मार्केट जो खादों का है, यूरिया खाद कह ले या अन्य जो खाद कह ले, उसका ब्लैक मार्केट ज्यादा है। डुप्लीकेट खाद ज्यादा जो है यहाँ ज्यादा मिलती हैं और पाई जाती है। लगातार इसकी शिकायत जिला प्रशासन से जो किसान हैं वो करते रहते हैं। मुहिम यहाँ लगातार चलते रहती है। अभी हाल ही में पलारी क्षेत्र में काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे नकली खाद पकड़ी गई थी और इसको लेकर विरोध भी दर्ज कराया गया था किसानों का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सिवनी जिले की अगर बात करी जाए तो काफी यहाँ खाद की कालाबाजारी है और सरकारी खाद जिस तरह यहाँ पर आना चाहिए, जो यहाँ पे एक अलर्ट मिलता है, इस अलर्ट मिलता है तो देखा यह जाता है कि समय रहते ही ये खाद खत्म हो जाती है। या तो ये खाद बड़े बड़े किसान इकट्ठे अपने घर को ले जा लेते हैं, जो छोटे किसान होते हैं जिनकी 5 एकड़ 10 एकड़ खेती होती है, 2 एकड़ खेती होती है, इनको खाद मिल नहीं पाती है। मजबूरन ये लंबी लंबी लाइन पे लगे रहते हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पाती है। तो कालाबाजारी की जो बात करी जाए तो खाद की कालाबाजारी सिवनी जिले में अधिकांश देखी जाती है। भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ग्राउंड जीरो का सच बताया। कृषि मंत्री जी अगर सुन रहे होंगे तो जरूर इस पर वो कार्रवाई करेंगे। शर्मा जी, दरअसल ये जो सारा मामला है वो लापरवाही का ज्यादा है और इसमें लोग समस्या को बयानों के जरिए बता रहे हैं और सरकार भी बयानों के जरिए इसको सुधार रही है, यानी उसकी समाधान ढूंढ रही है। ग्राउंड जीरो पर ना तो जो केदार जी ने कहा कि 1-2 डीएम को आप हटा दीजिए, 2-4-5 सस्पेंड होंगे, अभी सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन ना छापे पड़ रहे हैं, ना अधिकारी हटाए जा रहे हैं और ना बीजेपी के लीडर
गांव या कस्बे के दौरे कर रहे हैं। आपकी राय, संकट कम है, बढ़ ज्यादा रहा है लापरवाही से? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। खाद है, बाजार में है, जैसा कि जितेंद्र जी ने भी कहा है। कहीं ना कहीं आप अगर देखें कि काला बाजारी जो है, आप ब्लैक में खरीद लीजिए, ब्लैक में सारी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो वितरण की व्यवस्था है उसमें बहुत सारा दोष है। और मुझे जो लग रहा है वितरण की व्यवस्था में नीचे कहीं ना कहीं एक रैकेट जैसे डेवलप हो गए हैं। जो मिलावट की भी खबर, जो मैं आपसे रास्ते में कह रहा था कि खाद, मिलावट की भी खाद आ रही है जी। तो मिलावट की खाद आ रही है, ज़्यादा पैसों में खाद आ रही है। अगर आप साफ सुथरी खाद लेना चाहें तो 2-2 दिन तक खाद नहीं मिल रही है। वो पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है ये किसी से छुपा नहीं है। अपन सब जितने लोग हैं, केदार जी भी गांव की पृष्ठभूमि के हैं, रमेश सिंह जी तो गांव से बोल ही रहे थे, आप भी गांव से आते हैं, मेरा भी भगवान जी की कृपा से गांव से संपर्क है। तो जो निचले स्तर पर हालत है, और पुलिस जो खासतौर से छोटे किसान के साथ, लाइन में लगे के साथ व्यवहार करती है, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात, ठीक है मंत्री का कहना है कि खाद की कमी नहीं है। अब खाद की कमी नहीं है तो वितरण व्यवस्था को क्यों नहीं सुधार रहे? इसमें मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भी और भाजपा भी राजनीति से अलग हट करके, कांग्रेस आरोप लगाती है, भाजपा उसको खंडन करती है। तो कई वक्त जब कोई समस्या पॉलिटिकलाइज हो जाती है तो उस समस्या का समाधान मुश्किल होता है। इसको राजनीति से अलग हट करके राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, वो कांग्रेस के भी हों, भाजपा के भी हों, आखिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं वितरण केंद्रों पर? और अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो अपनी टीम क्यों नहीं लगा रहे? दोनों ही पार्टियों का मतदान केंद्र तक टीम खड़ी हुई है, तो क्यों नहीं वो कार्यकर्ता थोड़ा सा समय निकाल करके, जिस तरीके से चुनाव प्रचारों में जाते हैं, जाकर के वितरण केंद्र में खड़े हों, इनकी चेहरा देख करके थोड़ा बहुत दबाव होगा, हमारे साथ किसान को राहत मिलेगी उसमें। हमारे साथ छतरपुर से हमारे संवाददाता मनोज सोनी जुड़ गए। मनोज जी, छतरपुर ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट है खाद को लेकर? जी बता दूं, छतरपुर में जो खाद की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और ये छतरपुर नहीं, पूरा बुंदेलखंड है जो ये खाद के लिए परेशान है। किसान एक 2 बोरी के लिए दिन भर लाइन में लगता है। सुबह 4 बजे से लाइन में पहुंच जाता है और रात के 10 बज जाते हैं। उसको बड़ी मुश्किल में 1 या 2 बोरी मिल पाती है, लेकिन जितनी उसको जरूरत होती है उस हिसाब से उसको खाद नहीं मिल पाती है। दूसरी बात, यहाँ पर ब्लैक मारी की भी बहुत बड़ी तादाद में ब्लैक मारी हो रही है। कई बार राजस्थान, यूपी सहित कई राज्यों से यहाँ ब्लैक के लिए भी खाद आई है जो पकड़ी गई है हालांकि। और नकली खाद का भी एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है जिसको लेकर किसान परेशान है। किसान जो मजबूर है खाद के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं से खाद, तो जब सरकार खाद नहीं देगी तो वो बेचारा मजबूरी में खाद लेगा और उसको इस तरीके से उसको नकली खाद भी मिल रही है। जब आने वाला समय आएगा, जब उसकी उपज होगी तो उपज कम होगी, जो इस बार से उपज कम होगी तो किसान कहीं ना कहीं भविष्य में परेशान भी होगा। बिल्कुल मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ताजा स्थिति बताई। शर्मा जी, जो आप कह रहे थे, दरअसल ये संकट है, इसमें कोई शक नहीं। और ये संकट इस तरफ भी हमारा ध्यान खींचता है कि अगर हम गाय को पालना शुरू कर दें, हर गांव में, हर घर में गाय अगर पल जाए, हर मंदिर में गाय पल जाए, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें, ये नहीं कहते कि समाधान हो जाएगा, लेकिन हम गोबर खाद की तरफ चले जाएंगे तो ये जो रासायनिक खाद की मांग है ये जरूर कुछ ना कुछ कम होगी। तो इस संकट को हम एक तरह से अवसर बना सकते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किसानों को खाद की आपूर्ति कराए, इसमें भ्रष्टाचार है उसको रोके, नकली खाद छापेमारी करके बंद करे, जो नकली खाद बेचा उसको एनएसए में बंद करे, रासुका में बंद करे, तब जाके मुझे लगता है कि कुछ कड़ी कार्रवाई होगी तो असर दिखेगा। अभी तो सिर्फ बातों पर बात हो रही है। जी देखिए, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं किसानों को स्वयं एक जागरूक होना होगा। जिस प्रकार अंग्रेज और अंग्रेजों के आधार पर बात की सारी सरकारों ने, वो कोई भी दल की सरकार हो, एक हेलमेट जैसा पहना दिया है गांव वालों के सिर पर कि हमको कहीं से भी करके जमीन बेच करके, गिरवी रख करके लड़के को पढ़ाना और जाकर के किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना। हमको कहीं ना कहीं वो जो भारतीय परंपरा है कि गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, हमको वो जो गांधी जी का सिद्धांत था, जो दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत था, हमको गांव की जरूरत गांव में पूरी करना। ये जो जैविक खाद है उसको हमको कहीं ना कहीं यूनिट बनाना। हर किसान को ये कोशिश करना चाहिए कि वो पशु पाले, गोबर के साथ साथ जो दूसरा और कचरा निकलता है
उसको पराली जलाने की जरूरत नहीं है, पराली को उखाड़ करके उसका वो खाद बनाए। तो मोटे तौर पर हमको अपनी जरूरत पूरी करना। और ये जो यूरिया और डीएपी है, आप अगर अमेरिका में देख लें तो वहाँ लाखों एकड़ जमीन आगे चल करके अब बंजर हो गई है और कोई उत्पादन नहीं दे रही है। जी। ये बिल्कुल ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरीके से शराब का 2 पैक पी करके आदमी खुद को शेर समझता है और दूध जो है वो देर तक असर करता है। ये जो खाद तात्कालिक उत्पादन आपको दे रही है, आगे चल करके जमीन की जो उर्वरक क्षमता है, उसकी जो रासायनिक क्षमता है, उसको कमजोर कर रही है। तो गांव में गांव के लोगों को सरकार के आश्वासनों से अलग हट करके स्वयं जागरूक रहना होगा और जैविक खाद की जो जो योजनाएं हैं उसके प्रोत्साहन की, उन सारी योजनाओं को पीछे पड़ करके गांव के लोगों को लोकल का यूनिट डालना चाहिए, तभी इस समस्या का समाधान होगा और उनकी जमीन बच पाएगी। जी, तो ये बहुत सारी बातें जिसमें हमने समाधान पर भी बात कर रहे हैं और क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं। रमेश सिंह जी, दरअसल चीन की तरफ से भी एक संकट पैदा हुआ है, वहाँ से 5 लाख टन के करीब खाद आया करता था, वो नहीं आया है। जाहिर है कि वो संकट भी बढ़ाने की स्थिति है। इजराइल यूक्रेन के युद्ध के चलते ये भी स्थिति बढ़ रही है। इजराइल का तो हमास से युद्ध चल रहा है, रूस का यूक्रेन से चल रहा है, तो यूक्रेन में भी जो खाद की आपूर्ति होती थी उसकी भी कमी है। लेकिन ये सब पहले से पता है। जब आपको पहले से पता है तो फिर आपने इस चीज़ का उपाय क्यों नहीं ढूंढा? ये कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में बच नहीं पाएगी और उससे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए, ना कि उसको ट्रांसफर करना चाहिए कि साहब सब कुछ ठीक है, कोई बताया तो हम करेंगे। मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, खाद का संकट दिन ब दिन बढ़ रहा है, फसलें लेट हो रही है, किसान परेशान है। आपकी छोटी सी राय। राघवेंद्र जी, सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि अगर किसी किस्म की आयात में बाधा है तो उस आयात की आपूर्ति को सुनिश्चित करना था, लेकिन सरकार ने जानबूझ के नहीं किया, लापरवाही रही, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सरकार की लापरवाही। जहां तक अभी आपने कहा था कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है खाद की और सोसाइटियों में खाद नहीं है, तो इसका मतलब बीच में कहीं गोलमाल है। और ये राघवेंद्र जी, ये बीच का गोलमाल कोई ऐसा नहीं है कि धोखे से हो रहा हो, इसमें पूरा सिस्टम लगा हुआ है, इसमें नीचे से ऊपर तक सिस्टम लगा हुआ है। सोसाइटियां अगर प्राइवेट लोगों को दे रही है तो ये सरकार की नजर में और प्रशासन की नजर में है, और प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट जो विक्रेता है उसको उसमें नकली मिला के बेच रहे हैं। इसका बहुत गंभीर असर पड़ेगा। अगर सरकार ने समय रहते इसकी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की तो इसका अर्थव्यवस्था पे बहुत असर पड़ेगा, उत्पादन घटेगा, जीएसटी घटेगा, बाजार की बिकवाली घटेगी और किसानों के जीवन स्तर में भी कमी आएगी। और दूसरी बात है रमेश जी की जो सरकार 80 करोड़ लोगों को खाद आपूर्ति कर रही है राशन के दुकानों के जरिए, उसमें भी कमी आ जाए, क्योंकि जब खेत से अन्न पहुंचेगा नहीं तो सरकार गरीबों को बांटे कैसे? तो ये बहुत सी बातें। लेकिन केदार जी, इस पूरे मामले में जो मुख्य बात है वो है सहकारिता की। सहकारिता महकमे के ना तो लीडर लोग सक्रिय हैं, ना सहकारिता मंत्री सक्रिय हैं, क्योंकि इसमें कृषि मंत्री का बयान तो खाना पूर्ति के लिए है। असल में ये बात पूरी कोऑपरेटिव की है। कोऑपरेटिव के जरिए ये सरकार वितरण करती है और वितरण सिस्टम में गड़बड़ी की बात निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को सहकारी समितियों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा जो इस काम में लगी है। लीड एजेंसियों की जो बात होती है, अगर उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो जड़ को छोड़कर हम ऊपर हवा में बातें कर रहे हैं। दिक्कत तो समितियों की तरफ से, जो सहकारी समितियां, वहां छापेमारी की जरूरत है। आपकी राय? क्लियर आना करना पड़ेगा। देखिए, कोऑपरेटिव का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अलॉटमेंट है वो एग्रीकल्चर की तरफ से आता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि कहाँ कितना और किस समिति को जाएगा, और ये लूप में रहते हैं डीएम। तो गांव की समितियों में करप्शन कम है, क्योंकि वहाँ गांव का जो किसान है वो अपने समिति सेवक को जानता है। ट्रक आने के बाद में गांव के 25 लोग वहां पर खड़े रहते हैं, तो वहां पर गांव में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, वो होना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी ब्लॉक स्तर पर ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिले स्तर पर कर रहे हैं, और ये कालाबाजारी का एक पैटर्न है कि मार्केट के गोडाउन से 2 ट्रक दे दिया, बाकी का 4 ट्रक वहां से कर दिया। तो वहां पर एक जो एग्रीकल्चर के जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, डीएम का, एसडीएम, तहसीलदार जो बैठे हैं, वो ये सब मिल के खेल रहे हैं। इसलिए पहला एक चीज आ रहा है। दूसरा मार्केट सहकारिता का ये आ रहा है कि ये पेमेंट मार्केट के उससे जा रहा है, तो टाइमली जो कंपनी है उनको पेमेंट करने का जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है जी। तो यहाँ 2 जगह सहकारिता की जरूरत है।
बिल्कुल। बाकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आज की तारीख में डीएम की है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। ठीक बात। पूरा चलिए, उन्हीं के हाथ में जी, कंट्रोल है। जी। ये सब कहने की बातें हो गई। जिस तरीके से सिंगल मैन स्टेट चलाते हैं, वैसे ही सिंगल मैन आज की तारीख में ठीक है। डीएम चला रहे हैं। उनकी बिल्कुल। परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा था, ठीक बात 3 है। डीएम को हटा दो बिल्कुल। अगले 3 दिन में। शर्मा जी, आपकी कोई इस पर टिप्पणी? नहीं, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी भी चिंता तो करनी ही चाहिए। वितरण व्यवस्था को निचले स्तर पर अधिकारियों को भी लगाना चाहिए, लोगों को सहयोग भी करना चाहिए। समस्या तो निश्चित रूप से किसानों के सामने खाद वितरण की है। ठीक है कि कमी नहीं होगी, स्टॉक होगा, लेकिन वितरण की समस्या तो है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि भले ही सामने चुनाव नहीं है, इस चीज सरकार भी लापरवाह है और विपक्ष भी बयानबाजी तक सिमटा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों की दिक्कत को समझेगी, क्योंकि दिक्कत किसानों की कम है, कल के दिन वो देश की दिक्कत होने वाली है। उत्पादन घटेगा तो राशन की दुकानों पर अन्न कम पहुंचेगा, बाजार में जब गेहूं कम पहुंचेगा तो बाजार महंगा हो जाएगा। तो ये चौतरफा आफत आने वाली है। अगर अन्नदाता मुश्किल में है तो मान लीजिए कि कल देश भी मुश्किल में जाने वाला है। राज्य सरकारों को चाहिए कि वो इस पर ध्यान दे और जो समस्या है उसका कठोरता से समाधान ढूंढे। तीनों मेहमानों का साधुवाद। रमेश सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद। केदार जी, आपका धन्यवाद। और श्री शर्मा जी, आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।